हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था। भारत में राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया देखी थी। तो प्रश्न अब ये उठता है, क्या राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद अपनी शक्तियों का एब्सोल्यूट प्रयोग कर सकता है, पूर्णतः प्रयोग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति चुने जाने के बाद व्यक्ति निरंकुश हो सकता है? क्या राष्ट्रपति अपनी शक्तियां जो उसे संविधान में दी गई हैं उनसे अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति पर किसी का नियंत्रण नहीं है? इन सारे प्रश्नों का जवाब हमारा संविधान देता है। संविधान का आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर हम लोग चर्चा ये करेंगे कि राष्ट्रपति को कब उसके पद से हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति को कब उसके पद से मुक्त किया जा सकता है और किन कारणों से किया जा सकता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होगी। ये सारी प्रक्रिया बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का आर्टिकल 61। तो हम लोग जो राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से कवर होता है कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। अब हमें यह समझना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा और लगाए जाने का तरीका क्या होगा और वो महाभियोग कैसे पारित होगा, कब माना जाएगा कि राष्ट्रपति को अपने पद उसे छोड़ना पड़ेगा। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया और लोकतंत्र के साथ ही साथ संविधान में शक्तियों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की भावना रखी गई। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि किसी लोकतंत्र में किसी संस्था या व्यक्ति में शक्तियां पूर्णतः निहित नहीं होने चाहिए। हर एक संस्था पर किसी दूसरी संस्था का सीमित नियंत्रण रहना चाहिए, मतलब चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था बनाई रखी। जब भी कोई दूसरी संस्था अपनी शक्तियों का दी गई शक्तियों का असीमित प्रयोग करती है तो उस पर दूसरी संस्था कुछ हद तक नियंत्रण रख सकती है। इसी तरह चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था अपनाई गई है, यही कहलाता है शक्तियों का पृथक्करण। तो जब राष्ट्रपति जो संविधान प्रदत्त उसे शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का अगर संविधान से परे जाके मतलब संविधान से हटकर सब प्रयोग करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। अन्य किसी संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति होते हैं जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सबको हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि मतलब मुख्य न्यायाधीश में महाभियोग चलाया जा रहा है या पर्टिकुलर किसी राज्यपाल पर महाभियोग या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के साथ हो सकेगा। मतलब महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के साथ ही संविधान में किया गया है। अन्य किसी संवैधानिक पद को हटाने के लिए महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उनके लिए क्या किया गया है? तो उनके लिए बस केवल हटाने की प्रक्रिया मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया। पर इम्पीचमेंट वर्ड महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के साथ ही संविधान में किया गया है। अब हम एक चर्चा और करते हैं कि महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? न्यायिक प्रक्रिया वो होती है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और न्यायालयों में चलती है। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर गलत तरीके से कोई पद धारण कर दिया है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके याचिका लगाएंगे कि फला व्यक्ति गलत तरीके से पद धारण किया है, आप उसे पद मुक्त करिए। तो वो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना आदेश देते हैं तो वो एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता है, वो एक जुडिशियल प्रोसेस होती है। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल। प्रोसेस। तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा, किन कारणों से लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करने पर, संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करने पर। तो क्वेश्चन सीधे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा। तो कब लगाया जाएगा, जब वो संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण मतलब संवैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण से आप क्या समझ रहे हैं? संवैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां संविधान प्रदत्त हैं, मतलब जो संविधान में उसे शक्तियां दी गई हैं, उनसे ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करे, या जो शक्तियां नहीं दी गई हैं उनसे हटके प्रयोग करे। मतलब कुल मिला के संविधान की वो भावना या संविधान की शक्तियों का एक्सेसिव यूज करे, संविधान में दी हुई शक्तियों का अतिक्रमण करे, तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अन्य कारणों से लगा दिया है कि राष्ट्रपति ये कर रहा, राष्ट्रपति वो कर रहा। राष्ट्रपति जब संविधान प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करता है तब उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा, तो सीधे सीधे हमें वो लाइन तलाशनी है जिसमें लिखा है संविधान प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करने पर। तो हम लोग सीधे लिखेंगे, ये पहला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रपति पे कब महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संविधान प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करने पर। बस ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है, करने पर। वो तो तीन ऑब्जेक्टिव उल्टे सीधे बनाएगा कि संविधान को ना मानने वाला राष्ट्रपति फलाना दिखाना। तो लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पे कब महाभियोग लगेगा, जब वो संविधान में दी हुई शक्तियों का क्या कर ले, अतिक्रमण कर ले। अतिक्रमण मतलब क्या है, उससे ज्यादा शक्तियों का प्रयोग कर ले, या जैसा संविधान में कहा गया है कि ऐसा ऐसा प्रयोग कर सकता है उससे हट के प्रयोग कर ले। तो ये कारण होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कारण। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है राष्ट्रपति महाभियोग कब लगेगा, तो संविधान में दी हुई शक्तियों का जब वो एक्सेसिव यूज कर लेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि महाभियोग लगने की प्रक्रिया कैसी होगी। जो हम लोगों ने यहाँ देखा कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी कैसी, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति महाभियोग संसद लगाती है। संसद में होते हैं दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब क्वेश्चन ये उठता है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि महाभियोग का प्रस्ताव पहले कौन सा सदन ला सकता है, पहले लोकसभा लाएगी या राज्यसभा लाएगी। तो इसका आंसर बेटा ये है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है, चाहे पहले लोकसभा ला ले चाहे पहले राज्यसभा ला ले। तो इस क्वेश्चन का कई बार गलत करवाता है कि राष्ट्रपति महाभियोग किस सदन से शुरुआत होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव दे दिया लोकसभा शुरुआत होगा, दूसरा राज्यसभा शुरुआत होगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दे दिया कि चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। तो ये तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सही होगा। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू होगी, तो पहले किसी भी सदन शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा शुरू हो जाए चाहे वो राज्यसभा शुरू हो जाए। तो ये क्वेश्चन सही हुआ आपका, ये डाउट क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि जिस भी सदन से शुरू होगी, मान चलो जिस भी सदन शुरू होगी, तो मान के चलो हम जानते हैं कि मान चलो हमारी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हम लोग की लोकसभा शुरू हुई, हमारी जो प्रक्रिया है वो लोकसभा शुरू हुई। तो जिस भी सदन से शुरू होगी, जो भी सदन प्रस्ताव ला रहा है वो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देगा। अचानक से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। 14 दिन पहले पूर्व सूचना किसको देगी, किसको देने पड़ेगी, राष्ट्रपति को। मतलब जो भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रस्ताव ला रहा है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताएगा कि हम उस तारीख को आप पर महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। भाई अचानक से नहीं, किसी राष्ट्रपति सुबह जगह और बोला पता चल रहा है उस पर लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सदन लाएगा, अगर मान लो पहले राज्यसभा लाता है तो वो भी 14 दिन पहले का नोटिस देगा, मतलब 14 दिन बाद वो सदन प्रस्ताव लाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा वह 14 दिन पूर्व सूचना देगा किसे, राष्ट्रपति पर, कि उस पर महाभियोग लाया जा रहा है। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी सदन राष्ट्रपति पर क्या ला रहा है, महाभियोग ला रहा है, जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहा है वो क्या करेगा, ऐसा नहीं होगा। देखो जैसे लोकसभा होती है, इसमें 550 सांसद हैं,
यहाँ 250 सांसद होते हैं, वर्तमान 245 हैं। तो ये नहीं कि कोई भी सांसद महाभियोग का प्रस्ताव लिए घूम रहा है। मान के लो जैसे कि आपका स्थानीय सांसद है, वो अकेले चिल्ला रहा है कि हम तो महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे राष्ट्रपति पर, ये अपनी संविधान शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये गौर करने वाली बात है कि अकेला सांसद या कोई 10-25 सांसद महाभियोग का प्रस्ताव नहीं ला सकते। महाभियोग का प्रस्ताव जिस भी सदन में पहले लाया जाता है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य लाने चाहिए। कम से कम कितने सदस्य आने चाहिए उस सदन के? ये प्रस्ताव कौन लाएगा? कम से कम 1/4 सदस्य। तो जैसे यहाँ 550 सदस्य हैं तुम्हारी लोकसभा में, तो इसके 1/4 लगभग 135 सांसद। इसके कितने? 135 सांसद प्रस्ताव लाएंगे। ये नहीं अकेला दुकेला सांसद नहीं ला सकता। जैसे मान चलो अभी रामनाथ कोविंद है हमारे राष्ट्रपति, तो विपक्ष मान चलो चाहे राहुल गांधी और उनकी पार्टी के 50 सांसद हैं, तो अकेले 50 सांसद प्रस्ताव नहीं ला सकते। कितने चाहिए? उस सदन के 1/4। हमें तो ये याद रखना है बस कि जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा आना चाहिए। लोकसभा में आया तो 550 के 1/4 135, और अगर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में अगर पहले प्रस्ताव आया तो राज्यसभा के सदस्य 250 गुणित 1/4, ये लगभग 63 जाएगा। तो लगभग 63 सदस्यों द्वारा आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस भी सदन में सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव आता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा, और उसकी 14 दिन पहले किसे सूचना देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे पता तो चलना चाहिए कि वो भी तो अपनी तैयारी करे कि उसने भाई कहाँ गलती की। तो 14 दिन पहले का नोटिस, और फिर जिस भी सदन में आया उसके 1/4 सदस्यों द्वारा वो प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जैसे मान चलो हमारा जो प्रस्ताव था वो लोकसभा में आ गया था। अब जब ये लोकसभा में आ गया, तो इसके कम से कम इस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। मतलब 2/3 सदस्यों द्वारा से इस सदन में पास होना चाहिए। लोकसभा में ये 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जब ये प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये प्रस्ताव जाएगा कहाँ? राज्यसभा जाएगा। अब जब ये राज्यसभा जाएगा, तब ये दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। मतलब कोई प्रक्रिया थोड़ी होती है किसी को हटाने की कि उसे सुना ही नहीं गया और उसे हटा दिया गया। तो ये तो हमारे क्या होगा, नेचुरल जो जस्टिस होता है, जो मतलब प्राकृतिक न्याय होता है, उसका उल्लंघन होगा, किसी को बिना सुने ही उसे पद से मुक्त करना। तो जब भी ये प्रस्ताव एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राष्ट्रपति अपना क्या रख सकता है? राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति क्या रख सकता है? अपना पक्ष। अब अपना पक्ष कैसे रखेगा राष्ट्रपति? ये भी बात ध्यान सुनो। राष्ट्रपति अपना पक्ष कैसे रखेगा? या तो खुद उस सदन में जाए और बताए कि ये आप लोग जो चला रहे हैं ये ऐसा नहीं, मैंने ऐसा किया था, या फिर अपने किसी व्यक्ति को भेज दे, अपने व्यक्ति को भेजकर या स्वयं जाकर। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में कैसे रखेगा? या तो स्वयं या अपने द्वारा नॉमिनेटेड किसी व्यक्ति को भेजकर वो अपना पक्ष रख सकता है। तो ये जब दूसरा सदन है उसका पक्ष सुनेगा, और फिर सुनने के बाद अगर दूसरे सदन ने मतलब राज्यसभा ने भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो ये जो प्रस्ताव होगा ये दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। और जब दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा, तो जिस डेट को ये दूसरे सदन से पारित हुआ, उसी डेट से, उसी तारीख से या उसी समय से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाएगा। फिर से सुनो ये बात, जिस दिनांक को दूसरे सदन ने ये महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, राष्ट्रपति उसी दिन से, उसी दिनांक से अपने पद से मुक्त समझा जाएगा। यहाँ कई लोग ये क्वेश्चन बनता है बहुत ऐसा उलझाने के लिए कि वो कहते हैं कि मान चलो लोकसभा से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, फिर 2/3 से राज्यसभा से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, अब बोले ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। भाई उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उसके हस्ताक्षर थोड़ी लेंगे, कोई अपने ही हटाने की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर थोड़ी करेगा। तो ये जो प्रस्ताव होता है ये दूसरे सदन से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता है। दूसरे सदन से ये जिस दिनांक को पारित हुआ, उस दिनांक से ही ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो ये था हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये हैं, जैसे कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। फिर 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है, किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे पहले लोकसभा में आ जाए चाहे राज्यसभा में।
लेकिन जिस भी सदन में आएगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। फिर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ बात सुनो, यहाँ विशेष बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत है, केवल उस सदन की संख्या का 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्लस जब एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है। और पक्ष रखने के बाद अगर दूसरे सदन से भी ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसी दिनांक से राष्ट्रपति को अपने पद से क्या मान लिया जाता है, पद मुक्त मान लिया जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत में जो राष्ट्रपतियों का जो सफर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसा प्रस्ताव नहीं आया है। कई लोग गलत करते हैं, कई मैंने सुना है लड़कों को उन पर महाभियोग चलाता, नहीं। आज तक भारतीय जो संवैधानिक इतिहास है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। महाभियोग की हमने पूरी प्रक्रिया में ये समझा कि किस प्रकार दोनों सदनों ने महाभियोग चलाया और दोनों सदनों के सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में समझा था कि वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, कहने मतलब निर्वाचित सांसद ही भाग लेते थे या निर्वाचित विधायक ही भाग लेते थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया उनका पद, तो उनका तो कोई स्थान रह नहीं गया। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा होता है, तब उस समय संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस प्रकार हमने देखा था कि राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब राष्ट्रपति पे महाभियोग चल रहा है तब राज्यों की विधानसभा का कोई रोल नहीं है, केवल संसद का रोल है और संसद में भी मनोनीत सदस्यों का भी रोल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं? तो हाँ, राष्ट्रपति के महाभियोग में जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल। आप लोगों ने समझा कि कैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग चलता है, पूरी प्रक्रिया को समझा आप लोगों ने। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।